देश के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण चुनाव पड़ाव होता है आम चुनाव, और आम चुनाव का ये महत्वपूर्ण पल संकल्प पत्र। 2014 से पहले जब इस देश में राजनीतिक अविश्वसनीयता का माहौल था, पॉलिटिक्स में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी थी, उस समय संकल्प पत्र या घोषणा पत्र लोगों के लिए महज एक कागज का टुकड़ा होता था। मोदी जी जब से आए और उन्होंने अपनी वादों को 100% पूरा करना अपनी गारंटी के रूप में बनाया, तब से अब जब भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र लाती है तो पूरा देश आशा और विश्वास की निगाह से देखता है। तो ये मोदी जी की गारंटी, हमारा संकल्प पत्र 2047 के विकसित भारत की संकल्पना है। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि ग्वालियर में आज इस संकल्प पत्र विमोचन के कार्यक्रम में हम सबके मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री एवं ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश के संयोजक आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी उपलब्ध हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भाई साहब का स्वागत करता हूं। एक और आनंद का पल है कि आज उनका अवतरण दिवस है, तो मां पीताम्बरा की कृपा सदा उन पर बनी रहे। मैं राजरतन सिंह जी यहाँ के संभागीय मीडिया प्रभारी में आग्रह करता हूँ कि उनको कुछ देके जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दें, पूरे मंच की ओर से स्वागत भी करें। इस मंच पर हम सबके मध्य उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री अभय चौधरी जी, कर्मठ और दूरदर्शी यहाँ के सांसद रहे, जिनके नेतृत्व में कई विकास की यहाँ पे सौगात रही है, ऐसे आदरणीय विवेक नारायण शेजोकर जी भाई साहब, प्रदेश शासन में मंत्री और जिनकी ऊर्जा से हम सब चिर परिचित हैं, ऐसे ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के मध्य उपस्थित हैं। पूर्व संगठन मंत्री रहे, अभी पूरे संभाग का प्रभार संभाल रहे आदरणीय विजय दुबे, ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय श्री कौशल शर्मा जी, राजरतन सिंह जी और सभी हमारे पार्टी के जो भी साथी हैं। मैं सीधे आग्रह करता हूं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी भाई साहब से कि वे कृपया अपना संबोधन प्रारंभ करें। सभी को प्रणाम करता हूं। ये सामने खड़े हैं, ये आपका आपस का मामला है। आप जितने भी स्टिल फोटोग्राफर्स हैं, मेरा आग्रह है कि पहले आप मंच का फोटो ले लें, उसके बाद आप पीछे हो जाएं, हम उसके बाद ही प्रणाम करता हूं। जैसा माननीय आशीष जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया विषय के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गारंटी को लेकर कल जनता के बीच गारंटी शब्द ऐसा हो गया कि अब ये एक दूसरे के पूरक हो गए। आप गारंटी शब्द बोलोगे तो मोदी जी का चेहरा नजर आएगा, और मोदी जी का चेहरा की तरफ देखोगे तो उसमें काम की गारंटी नजर आएगी। एक विश्वसनीयता का नाम हो गया है। तुलनात्मक रूप से आप वैसे भी अगर देखोगे तो आपको यह दृष्टिगोचर भी होगा कि माननीय मोदी जी वतन के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं, और विपक्ष के नौदुर्गों में जैसे फोटो आ रहे हैं उससे लगता है कि मोदी जी वतन के लिए और विपक्ष मटन के लिए जीने वाला है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखोगे तो आपको रोम नजर आएगा, और भाजपा के अंतःकरण में झांकोगे तो राम नजर आएगा। जो कहा वो करके दिखा दिया, और जो कह रहे हैं वो भी करके दिखा देंगे, ये विश्वास भाजपा के साथ है। और दूसरी तरफ विपक्ष है, वो विपक्ष में कैसे गारंटियां पूरी होंगी कह ही नहीं सकते। एक भी विपक्षी दल बहुमत के लिए नहीं लड़ रहा
सरकार बनाने को नहीं लड़ रहा। 273 सीटों पर एक भी विपक्ष नहीं लड़ रहा। बहुमत मिलेगा ही नहीं। अब मिलेगा तो पता नहीं है, सरकार बनेगी पता नहीं है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा पता नहीं है, गठबंधन वाले सुनेंगे कि नहीं पता नहीं है, चुनाव के बाद गठबंधन टिकेगा या नहीं टिकेगा पता नहीं है, लेकिन गारंटियां लेके लगातार आते जा रहे हैं जनता के साथ। सरकार कैसे बनाएंगे यही तय नहीं है इनका। पर इधर मोदी जी ने जो कहा, आप सबके ध्यान में, फिर भी मैं दोहराता हूं एक सांस में, 370 हमारे घोषणा पत्र में था, पूरा हुआ, 35 था पूरा हुआ, सीएए था पूरा हुआ, ट्रिपल तलाक का पूरा हुआ, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर आप देख लो पूरा हुआ। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का कहा और करके दिखा दिया, और 3 करोड़ आने वाले कल में हम देने वाले हैं, ये सिद्ध हो गया। लोगों को विश्वास दिया कि 3 करोड़ और बनने वाले हैं। कोई गरीब बिना घर के न रहे, ये विचार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। हमने प्रदेश के अंदर 11 देश के अंदर 11 करोड़ परिवारों में, ग्रामीण में नल से जल पहुंचाया। 12 करोड़ शौचालय इस प्रदेश के अंदर माननीय मोदी जी ने बनाए और लज्जा के वातावरण से मातृशक्ति को दूर किया। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बना देंगे, ये संकल्प लिया। नारे लगाती रही गरीबी हटाने के, कभी गरीबी नहीं हटा पाई। इनके नारों में गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया और वादा कर दिया कि आने वाले कल में इससे अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाल देंगे। मोदी जी ने विश्व के अंदर भारत को 5वीं आर्थिक बड़ी ताकत बना के विश्व का ध्यान आकर्षित कर दिया और गारंटी दे दी कि अगले 5 साल में विश्व की 3री बड़ी ताकत अगर कोई बनेगा तो मोदी जी की सरकार बनेगी और भारत विश्व की 3री बड़ी ताकत मोदी जी बना के देंगे। ये काम मोदी जी ने करके आप लोगों के और आप सबके सामने रख दिया। एक इतिहास को रचने का काम, देश के अंदर शांति लाने का काम अगर किसी ने किया, आप सबको मालूम होगा मोदी जी के आने के पहले का भारत और आज का भारत पलटा किया माननीय मोदी जी ने। मोदी जी के आने के पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पाकिस्तान के आतंकवादी सैनिक आते थे, हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। तो मोदी जी के आने के बाद में दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला प्रधानमंत्री देश को मिला। मोदी जी के आने के बाद में उधर से गोली भी आई तो इधर से बोला गया है आतंकवादियों का गोला। माननीय मोदी जी हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में हम कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहरा पाते थे। मोदी जी के आने के बाद में कश्मीर की तो बात चली क्या है, चांद पे तिरंगा फहरा दिया भारत ने। ये तिरंगे की उपलब्धि। रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपने तिरंगे की शान देखी होगी, भारत का मान देखा होगा, देश का सम्मान देखा होगा। जब बस पे लगा के हमारे बच्चों को लेके बसें आई तो दोनों सेनाओं की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उनको रोक दें, हमारे बच्चों को रोक ले या गोली चला दे। ये तिरंगे का मान, ये भारत का मान, ये भारत का सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया तो माननीय मोदी जी ने बढ़ाया। आज हमने वादा किया है यूसीसी का, माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है यूसीसी, और आप वही कांग्रेस की गारंटी देखोगे तो शरीयत की तरफ जाती हुई दिख रही होगी कांग्रेस की गारंटी। ये वापिस 370 कश्मीर में लगाना चाहने वाली कांग्रेस है। हम शांति समृद्धि लाने वाली पार्टी वाले लोग हैं, ये शरीयत की तरफ ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखेंगे तो इसमें आपको मुस्लिम लीग की झलक दिखाई देगी, और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र देखोगे तो इसमें आपको राष्ट्रवाद की झलक दिखाई देगी। ये ईडी गठबंधन के आधे लोग जेल में हैं, आधे लोग बेल पे हैं, बाकी भ्रष्टाचार के खेल में। मोदी जी के कार्यकाल में
पूरे में ना कोई 2G हुआ, ना 3G हुआ, ना 4G हुआ, ना जीजाजी हुआ। ये मोदी जी का कार्यकाल है जिसमें ईमानदार प्रधानमंत्री देश ने और कृषि सरकार देश के अंदर चला के दी और ऐसा विकास करके दिया देश के अंदर कि आज हम चारों तरफ देखेंगे, जल में, थल में और नभ में वंदे भारत जैसी ट्रेनें जो हमारी थल के ऊपर चल रही है और आने वाले कल के अंदर विकास की वंदे भारत की ट्रेन बनाने की जो बात कही है, हिंदुस्तान की हर लोकसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की कोरोना जैसा काल आप सबने देखा, ये मोदी जी की ही कल्पना है। आज हम ग्वालियर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ग्वालियर का एयरपोर्ट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मोदी जी ने क्या परवाह, ये ग्वालियर का ही नहीं है, मैंने उदाहरण ग्वालियर का दिया। हिंदुस्तान का ऐसे रेलवे स्टेशन, जितने भी रेलवे स्टेशन, उनका कायाकल्प, एयरपोर्ट का कायाकल्प, हमारे यहाँ पनडुब्बी का जो क्षेत्र था, ये सारे के सारे आप देखेंगे। और आकाश के अंदर आपने अंतरिक्ष का, चंद्रयान का और सूर्ययान का जो परीक्षण सफल हुआ है, वो सब देखे होंगे। ये मोदी थे तभी संभव था, क्योंकि उसके पहले 50 साल एक ही परिवार की सरकारें रही। जी, ये हमारे बुजुर्ग जो है और हमारे बुजुर्गों को जिम्मेदारी जो मोदी जी ने ली, अब गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा है, सारे भेद समान। जो बुजुर्ग 70 साल का होगा सब आयुष्मान कार्ड के दायरे में होंगे और सबका इलाज माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम फ्री करा के आपको देगी। मित्रों, जो काम आज मोदी जी ने किया है देश के अंदर और जो काम कल करने वाले हैं मोदी जी, विश्व की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने वाली, इसमें सब में मीडिया के बंधुओं का भी एक सहयोग है, वो चाहिए। आपने ईडी गठबंधन का एक और देखा होगा, उन्होंने ईडी गठबंधन के जो माकपा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसने गठबंधन में परमाणु जो बम है उसने देश की सुरक्षा पर ही एक प्रशिक्षण लगा दिया। परमाणु बम के समझौते की बात, उसको हटाने की बात जिस तरह से उसने की है, वास्तव में ये देश के लिए घातक है। जब पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश पर परमाणु बम है और ये कर रहे हैं, इससे आप इनकी तुष्टीकरण की राजनीति को समझिए। जिस तरह की राजनीति ये विपक्ष कर रहा है तुष्टीकरण की, ये निंदनीय है और ये किस दिशा में ले जाना चाहती है तुष्टीकरण की राजनीति। मैंने इसलिए शरीयत का भी हवाला दिया, इसलिए उसकी झलक भी दिखाई मैंने कि मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की कॉपीराइट और झलक जैसी दिखती है, इसलिए तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। ये लोग सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, ये लोग गाय पर सवाल उठा रहे हैं, ये लोग सनातन को डेंगू कह रहे हैं, ये निंदनीय करते हैं मेरे मित्रों। ये लगातार एक के बाद एक प्रहार जो करती है कांग्रेस पार्टी हिंदू और हिंदुत्व पे तो सवाल उठाती है। उनके नेता राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग से तो मिलने जेएनयू में सबसे पहले जाते हैं, लेकिन उनके नेता राहुल गांधी कभी दूसरे धर्म और मजहब पर एक बात नहीं कह सकते, ये विचार नहीं। जी, कोई सवाल? जो बुजुर्गों को इलाज कराने वाली बात सरकारी अस्पताल में होगा कि निजी अस्पताल में? सरकारी में भी होगा और निजी में भी होगा। आयुष्मान कार्ड जहां जहां चलता है वहां सब जगह होगा और मेरे ख्याल से लगभग सभी जगह चल रहा है। आप तो देखते चलिए, भगदड़ का माहौल है। कमलनाथ के बदले 4 लाख का लक्ष्य पूरा हो चुका है। सर, आज कमलनाथ जी के बंगले पर कार्रवाई की गई है, पुलिस को लेकर क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि देखो, स्वाभाविक रूप से वो यही कहेंगे। अगर वो सही है तो क्या दिक्कत है? कोई भी जांच के लिए आए तो उसे दिखा दो, इसमें कहाँ दिक्कत आती है? किसी को क्यों दिक्कत आना चाहिए? वो सुनावनी हमेशा ही होती रहती है भाई। उनके ही नेता पद तो पैसे पकड़े गए थे, नोट पकड़े गए थे, इसलिए कार्रवाई होगी ना। अभी पकड़े गए, छिंदवाड़ा में पकड़े गए, उनके पार्टी के पदाधिकारी पे पकड़े गए।
शराब पकड़ी गई है तो उनके पास पकड़ी गई है। अब ये कमलनाथ जी की हार वहां पर स्पष्ट दिख रही है, इसलिए पैसा और शराब का खुलकर प्रयोग वो करना चाहते हैं। पैसे वाले पैसे की बल पर लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं, जनता के बल को खरीदना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। हमारा विश्वास लोकतंत्र में है, हम इमरजेंसी वाले लोग नहीं। मिश्रा जी, एक सवाल मेरा है, आपने कोई भी सवाल कर सकता है। आयुष्मान कार्ड, आ रहा हूं प्रवीण जी, आप रुकिए ना, प्रवीण जी पूछिए जल्दी। आपकी आत्मविश्वास से चुनाव जीतने वाली बात पिछले दिनों काफी चर्चा में रही है, आपकी ओर से आया है जी। क्या भाजपा को भी अभी वर्तमान में मोदी की गारंटी को लेकर आत्मविश्वास से भरपूर, अति आत्मविश्वास से भरपूर देखा जा सकता है क्या? क्या आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास दोनों अलग अलग शब्द हैं। पूछ के जाना और बता के जाना जैसा है, इसलिए आप ये मान के चलिए हमें पूरा विश्वास है। हो गया ना, पूरा विश्वास है, जनता को भी पूरा विश्वास। एक तो मेरा आग्रह कि प्रति प्रश्न नहीं, और जो प्रश्न हो जाए उसकी पुनरावृत्ति नहीं। पूछे। आयुष्मान कार्ड की बात आप पूरे देश में कर रहे हैं, हर घर में आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। क्या आयुष्मान कार्ड पे जो इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटल, उनके भुगतान परिपूर्ण हो चुके हैं? अभी तक तो सब हो चुके हैं जितने मिला है। क्योंकि क्या है, ग्वालियर चंबल संभाग में प्रश्न नहीं, सवाल तो पूरा कर लें। आप पूरा करें। 350 प्राइवेट हॉस्पिटल है ग्वालियर चंबल संभाग में, पूरा करें। उनमें से 250 ऐसे अस्पताल हैं जिनके पिछले 2.5 साल से कोई भी भुगतान नहीं हुए हैं। जितने भुगतान सरकार के पास आए सारे हो गए, अगर नहीं हुए तो आप बता देना, उनका हो जाएगा। आचार संहिता के बाद मेरे बताने से क्या, ये तो गरीबों की योजना है। कि ऐसे कौन से नाम है जिनको आपने मना कर दिया हो, आप बताओ भाई। और डॉक्टर गोविंद सिंह को ऑफर आपने दिया है कि नहीं? वो हार भी चुके हैं, बुढ़ापा भी है, तो विषयांतर हो जाएगा। मेरे मित्र है, ये सही बात है, और मैंने किसी को भी ऑफर कोई नहीं दिया है। तो मना किसको किया? विषयांतर हो जाएगा, मैंने किसी को मना नहीं किया। द्वार खुले। मेरा आग्रह संकल्प पत्र से संबंधित ही प्रश्न रखें, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिकली संकल्प पत्र की है। सर्वेश जी, एक प्रश्न हो गया, दूसरा। हाँ, आइए, कोई और प्रश्न? राजीव जी। दीपक जोशी के क्या अड़चन है? दीपक जोशी जी के भाजपा में आने का, वो कह रहे हैं 2 लोगों से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। गलत कह रहे, किसी से भी माफी मांगने का नहीं कहा गया है। दीपक मेरे मित्र हैं, भाई हैं, पर संकल्प पत्र पे पूछे तो अच्छा और ज्यादा लगेगा। मुझे बुरा किसी बात का नहीं लगेगा। माननीय जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये माफी पत्र कहना चाहिए इसको। देखो, उसके आने के बाद में कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है, इससे थोड़ा वो व्यथित से। माननीय वही तो जीतू पटवारी है जो अपनी पार्टी को कहते थे पार्टी को तेल लेने। माननीय तेल लगा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। बोलिए। हाँ, माननीय बोलिए, आपको प्रश्न। माननीय, संकल्प पत्र में आपने कहा कि ग्वालियर में एयरपोर्ट बन गया है। जब उद्योग नहीं होंगे, व्यापार नहीं होगा, हमारी जेबें खाली होंगी, तो हम यात्रा कैसे करेंगे? उसके बावजूद भी हमारी जितनी हवाई जहाज की फ्लाइटें आ रही हैं तो सब हाउसफुल जा रही है। मैंने अकेला एक उदाहरण नहीं दिया, मैं एलिवेटेड रोड की भी बात कर सकता था, नदी की बात कर सकता, मैंने एक एग्जांपल दिया था। तो सभी साथी अल्पाहार पे आमंत्रित हैं, चाय पे आमंत्रित हैं। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति के लिए बहुत आभार। बहुत धन्यवाद।